नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस बार वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई स्कीम की खबर। और खबर है हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो संस्थान है उसकी स्कीम है। लोकेशन है इंद्रलोक और आवास, इसका जो योजना का नाम है वो भी है इंद्रलोक आवासीय योजना। लोकेशन पड़ती है ये हरिद्वार के अंदर। तो इसमें हरिद्वार के अंदर ये लोकेशन में जो ये आवासीय योजना आई है इंद्रलोक में, इसमें आपको मिलने वाले हैं ग्रुप हाउसिंग के अंदर फ्लैट्स। तो ग्रुप हाउसिंग की ये स्कीम है। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ये स्कीम लेके आई है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, कोई भी जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बाकी इस स्कीम से रिलेटेड क्या डिटेल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स आती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो हम ऑलमोस्ट सारी कवर करते हैं इस चैनल पर। और उनसे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं वो भी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं वीडियो और इस स्कीम से रिलेटेड जानकारी। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हरिद्वार रोड विकास प्राधिकरण की इंद्रलोक आवासीय योजना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इस जो ये स्कीम है इस योजना का जो है विवरण एक बार देख लेते हैं। योजना का नाम है इंद्रलोक आवासीय योजना, भाग एक में ग्रुप हाउसिंग योजना। तो इंद्रलोक आवासीय योजना इस स्कीम का नाम है। योजना का पता है ग्राम रावली महदूद एवं रानीपुर, अंदर सीमा नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर हरिद्वार। हरिद्वार के अंदर ये क्या लोकेशन है, ये इंद्रलोक जो है पड़ती है जिसमें ये फ्लैट्स आए हुए हैं। योजना का क्षेत्रफल जिसके अंदर ये बनाई गई है सोसाइटी, उसका 34.5 एकड़ में ये जमीन में पूरी सोसाइटी ये प्रोजेक्ट लाया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है पूर्ण विकसित है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ये नहीं है, बिल्कुल रेडी टू मूव है। तो इसके अंदर क्या है, जिसमें लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का ग्रुप हाउसिंग भवन निर्मित है। तो जो जिसमें ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, जिस स्कीम के जिस इस स्कीम में जो ये फ्लैट्स निकाले हुए हैं उसकी जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो सोसाइटी बनाई गई है, उसका एरिया है 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर के अंदर ये वाली सोसाइटी बसाई गई है जिसकी स्कीम अभी आई हुई है, जिसके बारे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और पूरा जो योजना का क्षेत्रफल है वो है 34.5 एकड़। ठीक है, तो फ्लैटों का विवरण क्या है, इसमें दो टाइप के फ्लैट आपको मिलते हैं। एक तो 2 BHK फ्लैट मिलेंगे, और 2 BHK फ्लैट कितने हैं यहाँ पे 84। जो ब्रैकेट में देख रहे हैं लिखे हुए, ये नंबर ऑफ फ्लैट्स है कितने खाली है जो इसकी जो ये करंट स्कीम चल रही है इसके अंडर में आपको अलॉट किए जाएंगे। 84 है 2 BHK, और दूसरे हैं वन रूम सेट यानी कि ईडब्ल्यूएस बोलो। उसमें ईडब्ल्यूएस में आपको बता देता हूँ कि उसमें ऐसा नहीं है कि एक हॉल है, एक रूम है, एक किचन टॉयलेट बाथरूम ये सब है। उसमें सिर्फ एक रूम दिया गया है, उसे आप रूम बोलो, उसे आप हॉल बोलो, कुछ भी आप उसको बोलो, उसी में सोना है, उसी में बैठना है, वही है सब कुछ, सिंगल रूम। तो वन रूम किचन सेट आपको मिलेगा ईडब्ल्यूएस के नाम से। तो वो कितने हैं 28, 28 फ्लैट वन रूम किचन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स खाली हैं। ठीक है, तो जब भी मैं ईडब्ल्यूएस बोलूँ तो आप समझ जाना वन रूम किचन, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो 2 BHK हैं 84, और ईडब्ल्यूएस फ्लैट है आपके 28। तो जो 2 BHK वाली बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर 2 BHK फ्लैट आपको मिलेंगे, उस बिल्डिंग की हाइट है कितने मंजिल, 6 मंजिल तक, 6 मंजिल तक हाइट है। फर्स्ट मंजिल से लगा के ग्राउंड फ्लोर जो है वो है पार्किंग। तो पार्किंग के ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, इस तरह से बना हुआ है। स्टिल्ट प्लस सिक्स सिक्स मंजिल तक ये बिल्डिंग बनी हुई है। और G+3 ईडब्ल्यूएस है। G+3 यानी ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 यानी कि 4 मंजिल तक ये मिल जाती है, और टोटल 7 मंजिल की 2 BHK की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अब एरिया देख लेते हैं कि एरिया कितना है। एरिया भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 126.34, 126.34 मीटर। ये जो है ये सुपर एरिया है। जो कारपेट एरिया है वो आपको इससे कम ही मिलेगा। इसमें से बालकनी एरिया भी आप हटा दोगे तो कारपेट एरिया थोड़ा और काफी कम हो जाएगा। तो ये एरिया इसमें लिखा हुआ है सुपर एरिया, स्क्वायर मीटर्स में ये लिखा हुआ है। और जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट का है यानी कि वन रूम किचन का है वो है 25 स्क्वायर मीटर का एरिया, सुपर एरिया। तो लगभग जो आपको कारपेट एरिया मिलेगा 25 स्क्वायर मीटर का, 20 स्क्वायर मीटर के आसपास मिलेगा इसमें भी। इसके बाद आंतरिक आंतरिक संरचना की अंदर क्या क्या फ्लैट के अंदर आपको मिलेगा वो उसमें इन्होंने लिख के बता दिया है। वैसे मैंने ईडब्ल्यूएस का आपको बता दिया कि ये कमरा होगा, एक किचन टॉयलेट बाथरूम। ठीक है, वन रूम सेट तो ये होगा। दूसरा 2 BHK में क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा आपको 2 बेडरूम। ठीक है, नाम ही 2 BHK है तो दो तो बेडरूम होंगे। अटैच टॉयलेट बाथरूम। ठीक है, डाइनिंग रूम, किचन एंड बालकनी, एक बालकनी आपको उसमें मिलेगी।
तो डाइनिंग हो जाएगा, तो हॉल हो जाएगा, 2 बेडरूम हो जाएंगे, किचन टॉयलेट बाथरूम, ये सब आपको मिलेगा 2 BHK फ्लैट के अंदर। कीमत देख लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि कितने रुपए में हमें ये फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं। तो 48 लाख रुपए सीधे सीधे लिखे हुए हैं 2 BHK फ्लैट के। ठीक है, तो 48 लाख रुपए में आपको पड़ेगा 2 BHK फ्लैट, और EWS फ्लैट आपको पड़ेगा मात्र 7 लाख रुपए में। ठीक है, तो ये आप इस पे देख सकते हैं। और पंजीकरण धनराशि है कि जब आप अप्लाई करने जाओगे, फॉर्म सबमिट करोगे, तो फॉर्म सबमिट करने के साथ साथ कितना अमाउंट आपको तब पे करना है, EMD अमाउंट जिसे हम बोलते हैं, तो 10% होता है वो जो फ्लैट की कॉस्ट होती है, जो कि इसका होगा 4,80,000 2 BHK के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। और अगर EWS के लिए जाते हैं तो आपको पड़ेगा 70,000 रुपये आपको पे करना है। बाकी स्क्रीन पर आपको क्लियरली सब कुछ सारे डिटेल्स विजिबल होंगी। अगर विजिबल नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करके 720 पिक्सल पे सेट करके उसको पॉज करके आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे है 2 BHK, जो इसकी बिल्डिंग है 2 BHK जो बिल्डिंग बनाई हुई है उसमें किस तरह से फ्लोर लेआउट दिया गया है। तो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ से जाते हैं तो एक तो ये मिलेगा, 1 2 3 और 4। तो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट मिलेंगे 2 BHK। EWS देखते हैं, EWS देखने को मिलते हैं आपको 6 फ्लैट, 1 2 3 4 5 और 6। एक फ्लोर पे 6 फ्लैट मिलेंगे आपको EWS, और चार फ्लैट देखने को मिलेंगे 2 BHK। आगे चलते हैं कि कॉमन फैसिलिटीज के नाम पे वहां पे क्या क्या है। तो कॉमन फैसिलिटीज, कॉमन या सामूहिक सुविधाएं आपको मिलेंगी 2 BHK के बेसमेंट में। स्ट्रीट फ्लोर का उपयोग ग्रुप हाउसिंग योजना के प्रति आवंटी के लिए एक कार पार्किंग उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो जो स्टेल्ट फ्लोर होगा उसमें आपको हर फ्लैट वालों के लिए एक कार की पार्किंग के लिए स्पेस दिया जाएगा। उसके लिए अलग से चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाता तो वो इस ब्रोशर में मेंशन कर दिया जाता, इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो वो एक एक कार पार्किंग आपको यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर स्टिल्ट फ्लोर है उसमें दी जाएगी। योजना के अंतर्गत रिक्त भूमि जो भी खाली स्पेस होगा उसका यूज करेंगे पार्क बनाने में, सीवर लाइन, जल लाइन है ना, बिजली के तार वगैरह जो भी डालने के लिए यूज करेंगे वो उसका काम के लिए यूज करेंगे। या बाकी जो भी विकास के कार्य होंगे उसमें जो खाली स्पेस उस सोसाइटी के अंदर होगा उसमें यूज किया जाएगा। 2 BHK के अंदर, ठीक है ये पढ़ रहे हैं आप, 2 BHK के अंतर्गत लिफ्ट का प्राविधान है जिसका उपयोग आवंटियों के लिए होगा। तो ठीक है, जो 2 BHK फ्लैट की बिल्डिंग होगी उसके अंदर लिफ्ट मिलेंगी, EWS के अंदर आपको लिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो हमें मिलेंगे, फ्लैट जो आपको हमें मिलेंगे, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है कि फ्री होल्ड है। ये लीज होल्ड पे आपको मिलेंगे। कितने टाइम के लिए मिलेंगे? 90 ईयर्स की लीज पर आपको ये अथॉरिटी के द्वारा आपको अलॉट किए जाएंगे। और कितना लीज रेंट आपसे लिया जाएगा? तो 10% जो भी होगा फ्लैट की कॉस्ट उसका लिया जाएगा। वैसे इन्होंने एक्यूरेट यहाँ पे अमाउंट मेंशन किया हुआ है, तो परसेंटेज के टर्म्स में ना ही जाए तो सीधा हम अमाउंट ही देख सकते हैं। फ्लैट की श्रेणी है जैसे 2 BHK के लिए आपको रेंट पे करना है 64,206 रुपये। और इसके बाद देना है आपको ये पूरा GST वगैरह जो भी कैलकुलेशन है सब कुछ इंक्लूड करके है लीज रेंट जो भी आपको पड़ेगा। EWS है, EWS का आपको पड़ेगा भूत इसमें फ्लोर वाइज दिया गया है। EWS में जो लीज रेंट दिया गया है तो ग्राउंड फ्लोर वालों को देना है 20,277 रुपये, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर वालों को जो लीज रेंट देना है वो इसका आधा देना है, यानी कि 10,139 रुपये ही देना है। ठीक है, तो ये हो गया EWS और 2 BHK के लिए लीज रेंट या किस टाइप की प्रॉपर्टी है ये हमने जान लिया। ये आवंटित फ्लैट का लीज का हस्तांतरण बिना उपाध्यक्ष की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा, परंतु उपाध्यक्ष की अनुमति उपरांत भूमि मूल्य का 5% भुगतान करने पर लीज ट्रांसफर की अनुमति होगी। ये रीसेल वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमने लीज रेंट ये देख लिया कि लीज होल्ड है कि फ्री होल्ड है। तो लीज होल्ड है, और लीज होल्ड कितने टाइम के लिए है? 90 ईयर्स के लिए है। और कितना कितना लीज रेंट हमें पे करना है 90 ईयर्स के लिए वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये हमने देख लिया। अभी बढ़ते हैं आगे। एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कि क्या हम इंटरेस्टेड, तो मान लो हम हैं, लेकिन क्या हम एलिजिबल हैं, हम पात्र हैं, क्या हम इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हम दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम उत्तराखंड से नहीं हैं, तो जो ये अथॉरिटी है हरिद्वार रोड की, ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर आती है, तो हम किसी और स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। तो क्या हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं? क्या हम इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं?
तो इसके लिए हम ये एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए आवेदक जो होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ठीक है, कोई भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आवेदक पंजीकरण की जो डेट होनी चाहिए, वो एज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस स्कीम के लिए। डेट वगैरह क्या है इस स्कीम की वो भी मैं आपको बताता हूँ। लास्ट डेट जो है इस स्कीम के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराने की वो है 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम ओपन है। उसके बाद सारे फ्लैट्स वगैरह अलॉट कर दिए जाएंगे। और किस तरह से अलॉट किए जाएंगे, वो किए जाएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किए जाएंगे। ठीक है, वो मैं आगे भी आपको जानकारी दे दूंगा। पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। इंडियन होना चाहिए, एज 18 साल से कम होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए कम से कम, और आवेदक या उसके परिवार। ठीक है, ये पॉइंट 7.3, आवेदक या उसके परिवार के नाम हरिद्वार जो डेवलपमेंट क्षेत्र है उसमें विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित या उत्तर प्रदेश या किसी भी गवर्नमेंट की जो बॉडी है उसके द्वारा कोई भवन, भूखंड या फ्लैट नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम उत्तराखंड राज्य के अन्य किसी शहर के अंदर एक से अधिक भूखंड नहीं होना चाहिए या कोई फ्लैट या भवन नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जो है आपको शपथ पत्र भी देना होगा। यानी कि हरिद्वार रोड की डेवलपमेंट अथॉरिटी का जितना क्षेत्र है उसके अंदर तो आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। और पूरे उत्तराखंड के दूसरे एरिया में भी आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके रिगार्डिंग आपको शपथ पत्र भी देना होगा कि हाँ मैं इसको फुलफिल करता हूँ और मैं इसको फुलफिल करने के बाद ही अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए शपथ पत्र भी आपको देना पड़ेगा। शपथ पत्र जो होगा, एफिडेविट जो भी होगा, वो आपको जो ब्रोशर होगा उसके लास्ट पेज पे मिल जाएगा। उसी को आप फिल करके और नोटरी करा के इनको सबमिट करना होगा। 7.4 पॉइंट आप देख रहे हैं, आवेदकों को निर्धारित किस्तें व भवन मूल्य भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस स्कीम के लिए तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए कि उस फ्लैट की कीमत आप पे कर सकें। ऐसा ना हो पैसा है नहीं अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हम जब भी करेंगे जब हम इंटरेस्टेड होंगे, हमारे पास पैसा होगा या हम बैंक से लोन करके बैंक को लोन चुका सकते होंगे तो ही हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। 7.5 है ईडब्ल्यूएस यानी दुर्बल आय वर्ग ए वन रूम सेट जो होगा ईडब्ल्यूएस फ्लैट के आवंटी की वार्षिक आय। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए कौन एलिजिबल है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला जो फ्लैट है वो हर किसी के लिए ओपन नहीं है। जिनकी वार्षिक आय एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख रुपए तक ही है एक साल में इनकम जिनकी, वही ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए एलिजिबल हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा अथॉरिटी में अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, ये थी एलिजिबिलिटी। इंडियन होने चाहिए, 18 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए, हरिद्वार रोड की डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में एक भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और उत्तराखंड के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही प्रॉपर्टी है तो ठीक है, या एक भी ना हो तो ठीक है, एक से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जो कि 5 लाख तक की लिमिट है। बढ़ते हैं आगे। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई इसको करना है आपको अथॉरिटी में जाकर ही, वहीं पे फॉर्म सबमिट कराना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और अथॉरिटी में जाकर भी वहां से 590 रुपये दे के आप फॉर्म खरीद सकते हैं। तो पंजीकरण पुस्तिका प्लस फॉर्म 500 प्लस 90 जीएसटी रुपये, जीएसटी जो है 90 रुपये जो जीएसटी 18% लगा के 500 रुपये पे करोगे, वहां से पंजीकरण पुस्तिका आपको अथॉरिटी से मिल जाएगी। या फिर जैसे हमने डाउनलोड की है ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन HRDA.com पर भी उपलब्ध है। लेकिन अगर आप इसकी भी कॉपी निकाल के जमा करने जाते हैं अथॉरिटी में फॉर्म तो भी आपको 590 रुपये देने ही पड़ेंगे, प्लस रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10% जो आपको फ्लैट की कॉस्ट का देना है वो भी आपको इसके साथ ही पे करना है, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। उसके साथ साथ आपको क्या जमा करना है? निर्धारित प्रारूप में जो शपथ पत्र दिया गया है वो भी जमा करना है, फॉर्म फिल करके वो करना है। बाकी फॉर्म पे फोटो वगैरह लगा के अटैच करके वो आपको जमा कराना है। बाकी एक सैंपल फॉर्म अगर आप बोलोगे कि कैसे फिल करके दिखा दो हमें, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे कि उसमें कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करके किस तरह से आपको सबमिट करना है, वो हम सारा उसमें बता देंगे। वैसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कैसे कैसे क्या करना है आपको। पंजीकरण की अंतिम तिथि जो मैंने बताया आपको 31 मार्च 2025 तक ये ओपन रहेगी। लेकिन जो पहले अप्लाई करेगा फ्लैट उसको दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑनलाइन ये पंजीकरण पुस्तिका और एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा 590 रुपये पे करके अथॉरिटी से, और ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी में जाकर ही आपको जमा करना होगा। अपूर्ण
8.2 पॉइंट है, पूर्ण व बिना हस्ताक्षरित या गलत भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पर स्वप्रमाणित वर्तमान पासपोर्ट साइज फोटो का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना आवश्यक है। तो सेल्फ अटेस्ट जो फोटो चिपकाओगे एप्लीकेशन पर उसको साइन करना जरूरी है। अगर आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और दुर्बल आय वर्ग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, तो ये हो गई कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। अगर मान लो आपने अप्लाई कर दिया लेकिन आपने लेट किया, तो आपसे पहले किसी और ने कर दिया और उनको ही मिल गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, आपका नंबर नहीं आया, तो आपका अमाउंट जो होगा वो रिफंड कब तक होगा, तो वो आपका 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और उसमें आपको कोई भी ब्याज अथॉरिटी नहीं पे करेगी। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह, जैसे हर महीने का इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का सिस्टम अलग है। पंजीकरण हेतु माह की अंतिम तिथि को श्रेणीवार प्राप्त आवेदन सूचीबद्ध किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे महीने में, जैसे पूरे महीने तक एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास, ये हरिद्वार रोड की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके पास एप्लीकेशन फॉर्म आए, उसके बाद उसमें से सेग्रीगेशन किया जाएगा कि कौन से फॉर्म सही भरे गए हैं, कौन से जो एलिजिबल नहीं है उन्होंने भर दिए हैं, तो उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे उनका नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा, और जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के जो पैसे दिए हैं वो उनको 1 महीने के अंदर, जब से उनका नाम नोटिस बोर्ड पे आएगा उसके उनके पैसे 1 महीने के अंदर उनको रिफंड कर दिए जाएंगे चेक से। ठीक है, पंजीकरण की निर्धारित पात्रता रखने वाले आवेदकों को भवन या फ्लैट की श्रेणीवार उनके आरक्षण वर्ग में रखते हुए सूची तैयार की जाएगी, जो अंतिम पंजीकरण सूची कही जाएगी। ठीक है, जो बाकी जो एप्लीकेबल होंगे, जो एलिजिबल होंगे, जिनके सही एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जिनके सबमिट हो जाएंगे उनको वो रख लेंगे, और लिस्ट बनाते चलेंगे वो कि ये एप्लीकेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होना होगा तो लास्ट दिन जिस महीने में आप फॉर्म भरोगे उसी महीने में आपकी लास्ट तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, रिजेक्ट हुआ होगा तो उसके 1 महीने के बाद ही आपका रिफंड आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस। अलॉटमेंट कैसे होगा, तो अलॉटमेंट जो होगा श्रेणीवार एवं आरक्षण की स्थिति के अनुसार रिक्त भवन या फ्लैटों के अंतर्गत पंजीकरण आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर ही आवंटन किया जाएगा। तो जो पहले अप्लाई करेगा फ्लैट पहले उसको अलॉट किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत पात्रता रखने वाले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर आवंटित नहीं हो पाएगा। जो पात्रता नहीं वो पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत पात्रता रखने वाले आवेदक जो एलिजिबल थे, जिनका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका था लेकिन उनका नंबर आने तक ही फ्लैट सारे पहले ही खत्म हो गए, उनको मान लो अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो उनके रिक्वेस्ट पर उनका नाम वेटिंग लिस्ट में रखा जा सकता है। अगर वो बोलेंगे तो रखा जाएगा, अगर वो कहेंगे कि हमें पैसा रिफंड कर दो हमारा, तो उनको लिख के देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि हाँ जी हमें हमारा पैसा रिफंड कर दिया जाए, अब हम वेटिंग लिस्ट में अपना नाम रखवाना नहीं चाहते। जो वेटिंग लिस्ट होगी अगले 6 महीने तक वो वेट करना पड़ेगा फिर आपको, या फिर आप अपना रिफंड ले सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब है, वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई फ्लैट में कोई बाद में सरेंडर कर देता है जिसको अलॉट हुआ है, या कुछ और इश्यू आपको अलॉट करने के लिए कोई फ्लैट बच जाता है तो वो आपको दे देंगे, उसके लिए एक वेटिंग लिस्ट ये रिजर्व में रखेंगे। तो इस तरह से अलॉटमेंट होगा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये स्कीम निकली हुई है, तो जो पहले अप्लाई कर देगा उसको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा फ्लैट मिलेगा उसकी जानकारी मैं अभी आगे दूंगा, उसमें एक ट्विस्ट है। भुगतान प्रक्रिया आप देख लेते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। तो जो 2 BHK और 1 जो EWS फ्लैट है, जब आपको आवंटित हो जाएगा तो जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आवंटन पत्र आपको मिलेगा, आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अंदर आपको 25% अमाउंट पे करनी है। 25% 25 पहले 10% आपने पे कर दी रजिस्ट्रेशन के अमाउंट पे, और फिर उसके बाद आपको पे करनी है 25% 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये तो A2 पॉइंट है कि अगर आप टाइम से जमा नहीं करते हैं तो उसके बाद आप उसके ऊपर ब्याज लगा दिया जाएगा, और ब्याज के साथ आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपको ये उसके बाद जो 65% जो अमाउंट बच जाएगी, यानी कि 10% आपने पे कर दिया जब आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, 25% आपको पे करना है 1 महीने के अंदर, तो 35% आपने पे कर दिया। अब बचा 65%, वो कैसे पे करना है, वो आपको पे करना है नगद भुगतान। अगर आप करते हैं तो वो आपको कैसे करना है, नगद भुगतान आपको पे करना होगा
विद इन 90 डेज, जब से आपको आवंटन पत्र मिला है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, यानी 90 दिन, 90 दिन के अंदर अंदर आपको बाकी शेष 65% जो अमाउंट बचा है वो आपको पे करना है। अगर किस्तों पे जाते हो तो किस्त भुगतान के अंतर्गत जमा की जाने वाली धनराशि जो होगी, देखते हैं 2 BHK में कैसे है और 1 BHK में जो EWS है उसमें कैसे है। तो 2 BHK फ्लैटों के आवेदकों को अवशेष 65% धनराशि का भुगतान 20 समान त्रैमासिक किस्तों में, और कितने रेट पे करना है, 12% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान पे करना होगा। तो 12% का ब्याज लगेगा और 20 हर 3 महीनों पर एक किस्त बनेगी, और ऐसी ऐसी 20 किस्तें आपको पे करनी है, यानी 5 साल तक आपको पे करनी है EMI 12% के रेट से। किस्तों की गणना लोन पेमेंट फॉर्मूला पर आधारित होगी। ठीक है, तो जो भी अमाउंट होगा, जो भी किस्त आपकी बनेगी, जितने भी अमाउंट की, वो आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह में बता दिया जाएगा जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, कि फुल पेमेंट करना चाहते हैं एक ही बार में, या फिर आप किस्तों में पे करना चाहते हैं। जिसमें आप एलिजिबल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसी मेथड को आप चूज कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, पे करने के लिए। ये था 2 BHK का ऑप्शन। अब EWS के लिए क्या है कि 65% है बचा हुआ। जैसे 2 BHK में दिया गया था 20 समान त्रैमासिक किस्त दी गई थी आपको, उसके उसके लिए इसमें आपको मिलेंगी 80 किस्तें बनेगी इसमें आपकी, हर 3 महीने पे जो आपको पे करनी है। तो इसमें लगभग 20 साल तक का टाइम आपको मिल जाएगा, और 2 BHK वालों को मिलेगा सिर्फ 5 साल का टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो सेम होगा, 12% दोनों के लिए ही। कितना अमाउंट का वो बनेगा, जो EMI बनेगी, वो आपको जब आप मेथड सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा मेथड आप चूज करते हैं पेमेंट के लिए, वो तभी आपको अथॉरिटी बता देगी। इसके बाद आता है नंबरिंग ड्रॉ, जो मैंने आपको बताया ना कि कौन सा फ्लैट नंबर आपको अलॉट होगा। फ्लैट तो आपको मान लो आपने पहले अप्लाई कर दिया और आपको पहले अलॉट हो गया, लेकिन कौन सा फ्लैट मिला इसके लिए होगा लकी ड्रॉ। ये आपको मिलेगा लकी ड्रॉ से। ऐसा नहीं है कि ये आपको आपकी चॉइस से मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म फिल करते टाइम बोलोगे कि मुझे ये वाला फ्लैट चाहिए तो वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए होगा आपको नंबरिंग ड्रॉ। तो भवन या फ्लैट का नंबर ड्रॉ, भवन फ्लैट नंबर ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, और जो ड्रॉ की डेट होगी, तिथि यानी तिथि, समय और स्थान, उपाध्यक्ष जो रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और उसकी सूचना जो है राज्य स्तर के प्रकाशित समाचार पत्र में दे दी जाएगी। यानी जो उत्तराखंड के अंदर न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं उनके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कब उसका नंबरिंग ड्रॉ किया जाएगा, और आवंटी को उसके पते पर पंजीकृत डाक से सूचित किया जाएगा। जो आवंटी होंगे, यानी कि जिनको फ्लैट अलॉट हो चुका है लेकिन नंबरिंग, उनको फ्लैट का नंबर नहीं मिला है, उनको डाक से एक लेटर भेज दिया जाएगा कि भाई इस डेट को नंबरिंग ड्रॉ हो रहा है, तो आप आके अटेंड कर सकते हैं। नहीं भी जाएंगे तो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये वाला फ्लैट आपको मिला है। बाकी 16.2 पॉइंट पढ़ सकते हैं आप। फ्लैट नंबर ड्रॉ की तिथि विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो नंबर ड्रॉ का प्रक्रिया में सर्वप्रथम श्रेणीवार आवंटियों को, बाकी ये सारा हम वही लिखा हुआ है कि किस तरह से ये नंबरिंग ड्रॉ करेंगे, कि नाम वाले बॉक्स से एक पर्ची निकालेंगे और नंबर वाले बॉक्स से एक पर्ची निकालेंगे, उनको मैच कर देंगे, और वो इसी तरह वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है पोजेशन कब मिलेगा। फ्लैट का मूल्य अनुमानित है तथा फ्लैट भवन के कब्जे से पूर्व अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम मूल्यांकन के उपरांत फ्लैट की बढ़ी हुई धनराशि का मतलब ये है कि आपको जितना भी अमाउंट उसके लिए पे करना है, अदर चार्जेस जो भी होंगे सब कुछ इंक्लूड करके पूरा अमाउंट आपको पोजेशन के पहले ही पे करना है। पोजेशन से पहले वो चेक भी करेगी अथॉरिटी कि वही अमाउंट आपका अनपेएबल या बिना पे किए बिना रह तो नहीं गया है। अगर कुछ रह गया है तो वो भी आपको पे करना है। लीज रेंट आपको पे करना है जो कि 10% होगा, वो भी आपको कब्जे से पहले ही पे करना है। किराया क्रिया पद्धति के अंतर्गत आवंटी संपत्ति का कब्जा निर्धारित प्रारूप के अनुबंध कराने के पश्चात दिया जाएगा। किराया क्रिया पद्धति के, ठीक है, तो ये 19.3 पॉइंट भी आप पढ़ सकते हैं, और इसके बाद 19.4 भी आप पढ़ सकते हैं। तो नगद भुगतान पद्धति के अंतर्गत भवन का जो समस्त मूल्य की धनराशि का भूमि का पट्टा एवं निर्माण का विक्रय की कार्यवाही के उपरांत आवंटी फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा। यानी कि जितने भी प्रोसेस के अंदर होना है, लीज डीड बनेगी,
लीज रेंट पे करोगे, फ्लैट की कॉस्ट पे करोगे, कोई और एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई बढ़ी हुई वो पे करोगे, उसके बाद ही आपको उस फ्लैट का जो पोजीशन वगैरह है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन से रिलेटेड हो गया। अब देखते हैं पोजीशन मतलब जितनी जल्दी आप पेमेंट कर दोगे, जितनी जल्दी आप प्रोसेस पूरा कर दोगे, उतना जल्दी आपको पोजीशन इसका मिल जाएगा। यूसेज ऑफ प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है कि बस सिर्फ रहने के लिए यानी कि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दिया जा रहा है, तो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ही यूज करना है। उसके बाद 20.2 पॉइंट है कि इसके जो फ्लैट आपको दिया जाएगा उसके अंदर या बाहर या भाग में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। यानी आप चाहें कि अब मैं इसको तोड़ के खुद के हिसाब से बनाना चाहता हूँ तो वो परमिशन आपको नहीं दे रही है अथॉरिटी। और जो उसका मेंटेनेंस होगा वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, अंदर से और बाहर से जो उसकी मरम्मत आदि है वो जिम्मेदारी स्वयं आवंटी की होगी। अगर इसके अंदर जो ये फ्लैट आपको मिलेगा इसको इसकी में कोई रिसेल करना चाहता है या कोई लॉकिंग पीरियड है तो इसके रिगार्डिंग आप ये स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। सीधे सीधे बताऊं तो 5 साल के लिए इसके अंदर आपको लॉक इन पीरियड दिया गया है। 5 साल के बाद ही आप अथॉरिटी की परमिशन से इसको सेल कर सकते हैं। जब आप सेल करोगे तो उसके लिए बनेगी ट्रांसफर डीड और उसके लिए आपको पे करना होता है 1% चार्ज। ठीक है, तो अगर आप 5% के वो 5% कह रहा हूँ 5 साल के पहले ही सेल करना चाहते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं है। और अगर उसकी अनुमति अगर आपको किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर अथॉरिटी देती भी है तो तब आपको 20% चार्ज करेगा अथॉरिटी। ठीक है, तो आप सीधा सीधा मान के चलो कि 5 साल तक आपको ये प्रॉपर्टी रखनी होगी, उसके बाद ही रीसेल होगी। तो 5 ईयर का इसमें लॉकिंग पीरियड दिया गया है। योजना का रख रखाव, योजना में जो उपलब्ध सर्विसेज है उनका रख रखाव जो भी सोसाइटी का जो RWA बनेगा वो करेगा। और जो RWA वगैरह कब है वो जब 50% जब फ्लैट में ऑक्यूपेशन हो जाएगा, 50% लोग उसमें पोजेशन ले लेंगे, तब से कब्जा प्राप्त करने के निवास करने पर किया जाना अनिवार्य होगा। तो जो भी RWA बनेगा वो तब बन जाएगा। तो योजना में सर्विसेज के अनुरक्षण हेतु 2 BHK भवनों के स्वामियों को 1 लाख रुपए, योजना में सर्विसेज के अनुरक्षण हेतु ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, फ्लैट की कॉस्ट में इंक्लूड जो नहीं है। ठीक है, कभी आप सोचोगे ये उसमें इंक्लूड है तो 1 लाख रुपए 2 BHK वालों को देने हैं और EWS वालों को देने हैं 25,000 रुपए सर्विस चार्ज जमा कराना है। ये भी आप पोजीशन से पहले ही ले लिया जाएगा। तो सर्विस चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि एक अलग खाते में विनियोजित किया जाएगा जो कि बाद में सोसाइटी के ऊपर ही उसके मेंटेनेंस के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 23.3 पॉइंट आप देख सकते हैं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का पंजीकरण जो भी होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर करने के बाद ही रजिस्ट्रार सोसाइटी के रजिस्ट्रार से कराए जाने के पश्चात ही विधिक मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ये सब पॉइंट तो हो ही जाते हैं। तो ये हो गया रख रखाव। और एक्स्ट्रा अमाउंट भी आप देख सकते हैं कि कितना आपको जो जो 1 टाइम मेंटेनेंस चार्ज आपको देना होता है वो भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। 1 लाख रुपए 2 BHK के लिए और EWS वालों के लिए 25,000 रुपए ये 1 टाइम है। इसके बाद आते हैं कि इस स्कीम में रिजर्वेशन क्या है। तो SC के लिए 19%, ST के लिए 4%, OBC के लिए 14%, सांसद विधायक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 5%, राज्य सरकार के कार्मिक, राज्य सरकार यानी कौन सा राज्य, उत्तराखंड राज्य सरकार के, उत्तराखंड सरकार के कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं 6% उनके लिए हैं। विभाग सूचना विभाग से मान्यता प्राप्त पत्रकार उनके लिए 2%। तो टोटल कितना हो गया 50%। ठीक है, 1904 23 23 और 10 33 और 4 37 42 और 46 और 2 50। ठीक है, तो पूरा 50% तो हो गया रिजर्वेशन। इसके बाद आता है तो बाकी जो 50% बचा वो सामान्य जनरल कैटेगरी वालों के लिए चला जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होगा वो उसमें 30% महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 10%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2%, विकलांग के लिए 3% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2%। ठीक है, तो ये किस तरह से डिवाइड होगा, ये हर कैटेगरी वालों के लिए एलिजिबल है। मतलब हर कैटेगरी SC के लिए भी महिलाओं के लिए कुछ सीट होंगी, कुछ सीनियर सिटीजन, कुछ भूतपूर्व सैनिक, कुछ विकलांग के लिए, कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए। इस अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कि कितने फ्लैट किस किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है और जनरल के लिए कितने बचते हैं।
तो ये हम आप जो टेबल देख रहे हैं सामने, ये है 2 BHK फ्लैट से रिलेटेड। तो टोटल फ्लैट आप देख रहे हैं 84, ठीक है 84 है। और एंड में आप देख रहे हैं अन्य, यानी कितने बचे जनरल कैटेगरी के लिए, वो है 46। ये सारे ही वैसे तो, ये जो 26 है ये महिलाएं। कैटेगरी वाइज आपको दिखा देता हूँ, एक कैटेगरी पकड़ के दिखाता हूँ। जैसे एससी के लिए टोटल रिजर्व है 18, इन 18 में से 5 मिलेंगे एससी की महिलाओं को। सीनियर सिटीजन के लिए भी डिवाइड हो गए 2 फ्लैट एससी में ही, वो एक मिलेगा विकलांग के लिए। बाकी जो 10 मिलेंगे वो बाकी जितने भी एससी हैं वो उसके लिए सब के सब एलिजिबल हैं। सामान्य के लिए आप देख सकते हैं टोटल 36 फ्लैट बचते हैं। 36 में से 11 जाएंगे महिलाओं को, 4 जाएंगे सीनियर सिटीजन्स को, एक भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए, और एक जाएगा विकलांग के लिए, और एक हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए। तो बाकी बचेंगे 18, 18 ओपन टू ऑल। तो ये इस टेबल में आप देख सकते हैं कितने फ्लैट किसके लिए बचते हैं। ये 2 BHK का डाटा है, और इसके बाद ये EWS के लिए आप देख रहे हैं। तो सामान्य, OBC, SC, हर कैटेगरी का आप इस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सेग्रीगेटेड डाटा कैटेगरी वाइज आफ्टर आरक्षण, कितना किसके लिए बचते हैं ये आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है एक एफिडेविट जो आपको शपथ पत्र आपको देना है। इसमें आपको क्लियरली विजिबल ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपको एक 10 रुपए के नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर के साथ नोटरी कराकर सबमिट कराना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही। ये इंग्लिश में दिया गया है और ये हिंदी में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही वाला फॉर्म आप, शपथ पत्र आप उसी की कॉपी आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो पंजीकरण पुस्तिका आप लेके आएंगे खरीद के या ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, उसी के लास्ट पेज पे आपको ये कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जस्ट टू दिखाने के लिए है, जस्ट टू शो यू कि इंग्लिश में, ये हिंदी में दिया गया है, एक इंग्लिश में है। किसी भी लैंग्वेज में आप भर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप चाहें। फोटो यहाँ चिपकाएंगे, और फोटो को सेल्फ अटैच करना बिल्कुल ना भूलें, उसको सेल्फ अटैच कर देना याद से। बाकी सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं, भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, ये सारे डिटेल वगैरह चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम एक आपको सैंपल फॉर्म भर के भी दिखा देंगे, बता देंगे कि ऐसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करने हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और ये हो गई सारी डिटेल्स जो हरिद्वार रोड की डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड थी, जो इन्होंने फ्लैट्स की स्कीम निकाली है। डेट बता देता हूँ आपको, मैं डेट लिखना भूल गया है, स्लाइड के अंदर। लास्ट डेट जो है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए वो है 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम ओपन है, तब तक आप रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। यानी फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन अमाउंट वगैरह पे करके, शपथ पत्र लगा के, फोटो वोटो जो भी कुछ करना है वो करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में। अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। अगर होगा तो वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो आपको विद इन 1 ईयर आपको जो अमाउंट होगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपने पे किया है वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी हरिद्वार रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पर जो उसकी अथॉरिटी है उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस वगैरह भी आप देख रहे हैं, इनसे कॉन्टैक्ट फोन करके भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हरिद्वार में जो चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टी हो, अफोर्डेबल में हो, तो आप इसके लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी जानने वालों के साथ, ताकि अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो इसको बुक कर ले। तो ठीक है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया एक से एक जो इन्फॉर्मेशन आती है गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड वो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और उससे रिलेटेड भी और भी जो भी जानकारी होती है वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और भी सारी स्कीम्स हैं, अभी कुछ स्कीम्स जो चल रही हैं उनका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जैसे अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, ठीक है, फिर मसूरी देहरादून अथॉरिटी का चल रहा है। तो उनके लिंक भी मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूं, ताकि आप वो भी चेकआउट कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।